नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खुशहाल और मस्त होंगे। आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो इस पर्व के अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि पिछले क्लास में मैंने प्यून पोस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश का वीडियो अपलोड किया था, तो उसका जो है व्यूज़ बहुत कम आया था और छात्रों का कमेंट आया था क्या कि सर कलर का वीडियो अपलोड करिए। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि क्लर्क पोस्ट का फॉर्म आप भरे हों या रीडर या स्टेनोग्राफर या प्यून पोस्ट, कोई भी आप पोस्ट भरे हों, सब के सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश इनबिल्ट है। तो हिंदी और इंग्लिश जो है सभी के सिलेबस में है। यदि हम प्यून पोस्ट के लिए वीडियो डालते हैं या फिर कलर के लिए, तो ऐसे छात्र को जो है सारे वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है सिलेबस में सभी पोस्ट में है। तो आपको किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, सारे वीडियो को देखना है, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। यदि आप मिस करेंगे तो आपका जो है स्कोर कम पड़ जाएगा। क्योंकि कल मैंने जब वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा क्या प्यून पोस्ट वाले में जो हिंदी ग्रामर दिया गया है वो क्लर्क वाले से थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। तो हम चाहते हैं कि आपको हर तरह से हिंदी और इंग्लिश का वीडियो मिलता रहे, या जो भी कंटेंट हमें उपलब्ध होता है हम आपको हर तरह से पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें क्या होगा, क्या आपका जानकारी भी बढ़ेगा और आप अच्छे स्तर तक का ग्रामर सीख पाएंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में जो है आप किसी भी तरह के सवाल को छोड़ कर नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करिए, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे प्यून हो, चाहे रीडर हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो। ठीक है, एक लड़के का कमेंट आ रहा था कि सर प्यून पोस्ट में मेंस भी होगा या नहीं होगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्यून पोस्ट के लिए जो है आपका मेंस नहीं होगा, सिर्फ पीटी होगा। पीटी में जो है हिंदी आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ जो है आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। तो आपका टोटल 85 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। जब आप इसको पास करेंगे तब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में 15 नंबर का सवाल रहेगा, मतलब पूछा जाएगा, और उसमें से जो है आपको 4 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर 4 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो लड़का इस वीडियो को आप देख रहे हैं क्लर्क वाले, तो वो प्यून वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए आज का जो सीरीज है टेस्ट नंबर 15 है, और इसमें जो है पहला सेक्शन आपका हिंदी है। तो हिंदी के सवालों को हम पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे एक सेक्शन की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी सेक्शन आ गया है। आपको पता है, जो लड़के नए हैं उसे हम बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। तो इससे संबंधित जो है 14 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोला गया है आपका, आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका पुर्तगाली भाषा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए सन्यासी वर्ड जो है आपका गलत लिखा गया है। इसमें सन्यासी इस तरह से होता है, स अनुसार अधन य आकर सदृढ़ करती है। यहाँ पर देखिए अनुसार की मात्रा नहीं दिया गया था, यहाँ अनुसार संबंधी गलती है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। आप प्यून पोस्ट वाले में हिंदी देखेंगे तो उसमें रस छंद अलंकार से भी सवाल था, जबकि क्लर्क में ये सब सवाल नहीं है। आप ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि आपका रस छंद अलंकार भी क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। रस छंद अलंकार भी हिंदी ग्रामर में बहुत बेस्ट स्तर का माना गया है, तो उससे भी सवाल बन सकता है। तो उस वीडियो को आप मिस ना करिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो भी लाएंगे सिर्फ सिविल कोड से लाएंगे और आपके हित में लाएंगे। एक भी वीडियो फालतू हम नहीं अपलोड करेंगे। ठीक है, और जब वीडियो आप देखते हैं तो शुरुआत से अंत तक देखें, आपको हर जानकारी मिलेगी। कुछ बच्चे का कमेंट रहता है तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि वीडियो में ये बात बताई गई। तो वीडियो में हर बात बताई जाती है, उसके बाद जो समझ में ना तब कमेंट करें।
तब हमें भी बताने में अच्छा लगेगा कि आप पूरी वीडियो देखते हैं। तो इसमें देखिए 3rd नंबर सवाल में बोला गया है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा आपका ऑप्शन सी, अगम्य। जहाँ पहुँचा जा सके उसको क्या कहते हैं, गम। ये गम का अर्थ होता है कि जहाँ आप पहुँच रहे हैं, जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं उसे क्या कहेंगे, अगम। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। आसान सवाल है, सही उत्तर है आपका ब्राह्मणी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है प्रतिमान शब्द में समास बताना है। तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि आपको देखना है, अगर प्रति, आ, भर, ये सब अगर वर्ड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो किस में जाएगा, अव्ययी भाव समास। अर्थात अव्ययी भाव समास का जो पहचान है, प्रति है, आ है, भर है। अगर ये सब वर्ड आ जाए तो आप समझिएगा कि वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। और इसमें आप देखिएगा द्विगु समास में पहला वर्ड जो है आपका संख्यावाची होता है, जैसे त्रिलोचन। ठीक है, यहाँ देखिए त्रि आया, संख्यावाची हो गया। पंचभुज, पंचभुज में देखिए यहाँ 5 आया, पंच, ये आपका द्विगु समास हो गया। कर्मधारय समास में क्या है, जब आप वर्ड को तोड़ेंगे तो उसमें क्या है, पहला पद जो है आपका विशेषण होगा, दूसरा पद नाउन होगा। जैसे नील गाय, ठीक है, यहाँ देखिए पहला पद ये हुआ नील, ये आपका विशेषण हुआ, और गाय ये आपका संज्ञा हुआ। तो संज्ञा रहेगा और विशेषण रहेगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको ये पता करना कि क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ। अगर विशेष अर्थ निकलेगा तब वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जब विशेष अर्थ नहीं निकलेगा तो वो आपका कर्मधारय समास होगा। तो इससे संबंधित हम हर दिन क्लास में बताते हैं समास के बारे में। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो। और द्वंद्व समास तो आप जान ही रहे हैं, सहचर वर्ड होता है, माता पिता, हंसना रोना गाना, इस सब टाइप का द्वंद्व समास होता है, भाई बहन, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर मिल गया अव्ययी भाव समास प्रतिमान। प्रतिदिन भी आपका अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि प्रति लगा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। देखिए मत्सर आपका क्या, पहले पूछा गया है तद्भव। तद्भव का अर्थ क्या होता है, हिंदी रूपांतरण, मतलब तत्सम का हिंदी रूपांतरण बताना है। और शब्द का कितना भेद होता है, 4 भेद होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये आपका तद्भव रूप पूछा है। और मत्सर क्या है, तत्सम रूप है। तत्सम रूप है कहने का मतलब संस्कृत वर्ड है। तद्भव पूछेगा तो इसका हिंदी रूपांतरण बताना है। तो मच्छर क्या है, तत्सम वर्ड, अर्थात मत्सर का हिंदी वर्ड है मच्छर। तो मत्सर संस्कृत हो गया, मच्छर इसका हिंदी वर्ड है जो कि तद्भव कहलाता है हिंदी रूपांतरण। तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया, मच्छर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आसान उत्तर है नगन। जैसे देखिए अगर आप 3 लड़कों के बीच कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं तो 13 लड़कों में जो है कंपटीशन निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे लड़कों की संख्या बढ़ेगी वहाँ आपका कंपटीशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अर्थात सेलेक्ट होने की संभावना कम होती है। ये आपको हम इसलिए बताया कि ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो सके। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना मुश्किलें बढ़ती जाएगी। यह ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सरदार, अग्रणी, मुखिया, धनाढ़। यहाँ देखिए धनाढ़ क्या है, धनवान, पैसे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड अलग हो गया, अगुआ का पर्यायवाची धनाढ़ नहीं है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी, ये सभी अगुआ वाला ही वर्ड है। नेक्स्ट,
इसमें बोला गया अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो सही उत्तर है आपका अभिजोड़ोदय, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया पूर्व पद अव्यय हो तो किस प्रकार का समास कहलाएगा, तो अभी जो हम बता रहे थे प्रति, आ, भर, ये सब जो है अव्यय वर्ड हैं। ठीक है, इसको अव्यय वर्ड कहते हैं, प्रति, आ, भर। और यथा भी आता है, एक चीज़ याद रखिएगा, यथा, जैसे यथाशक्ति, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, आजन्म, भरपेट, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो इस सब को हम अव्यय कहते हैं। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यदि आपको ये चीज़ याद नहीं भी रहता तो देखिए अव्यय बोला है, तो अव्यय में देखिए अव्यय वर्ड छिपा है, तो इसका संबंध इससे ही होगा। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किया था। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 में। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसको आप याद रखिएगा कि प्रसाद द्विवेदी दोनों में है, तो आपको याद रखना है कि महावीर किया था। सीधा इसको याद रखने का तरीका समझ लिया, महावीर अर्थात हनुमान जी। हनुमान जी का संबंध किससे, भगवान से होता है, तो सरस्वती भी भगवान है और महावीर अर्थात ये भी भगवान है, तो भगवान का संबंध भगवान से है। तो इस प्रसाद द्विवेदी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ चीज़ें को याद रखने के लिए यदि आप किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, इसलिए हम कभी कभी कुछ चीज़ों को रिलेट करके बताते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा होगी याद रखने में। देखिए, इस सवाल में बोला गया है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अभिजोड़सेक। अगर आपसे यह पूछ ले कि अभिषेक जो है किस प्रकार का संधि है, तो क्या बताएंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बारे में पिछले वीडियो में अर्थात प्यून वाले पोस्ट में जो हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन मैंने चढ़ाया था, तो हिंदी में ज़्यादा गहराई से सवाल था, मतलब क्लर्क वाले पोस्ट से थोड़ा बेटर हिंदी था। तो आप उस वीडियो को मिस ना करिए, उसको भी देखिए, क्योंकि हिंदी तो आप जान ही रहे साहब सभी के सिलेबस में है, सभी पोस्ट के लिए। तो देखिए, आपको हम थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी मदद होगा। अभिषेक में पूछा गया है कि कौन सा संधि है, तो आपको बताना है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पहचानने का आपको हम तरीका बता देते हैं। देखिए, पहले तो देखना है कि आपको कि वर्ड तोड़ने के बाद हलंत आता है या नहीं। अगर हलंत आएगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा। अगर आप नहीं तोड़ते हैं वर्ड को, तो आप देखेंगे क्या इसमें वर्ड में आपका दिख जाएगा, मूर्धन्य स्वर रहेगा, न रहेगा, ठीक है, और आधा च रहेगा। अगर ये तीनों वर्ड या हलंत तोड़ने के बाद आता है तो आपका वो व्यंजन संधि होगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ अभिषेक में मूर्धन्य स्व आया है, तो ये एक क्या हो गया, देखते हैं कि साथ आप बता देंगे कि आपका व्यंजन संधि हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे स्वच्छंद। ठीक है, ये आपका कौन सा संधि, देखिए आधा च आया है, तो इसको हम तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट देखकर ही बता देंगे कि आपका क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अब जैसे रावण पूछ दे कि रावण कौन सा संधि है, तो रावण में देखिए ये वाला नो है, ये बड़ी नो की मात्रा है, बड़ी नो की मात्रा आएगी तो वो आपका व्यंजन संधि होगा। ठीक है, परिणाम पूछ दे कौन सा संधि है, देखिए यहाँ पे ये आ गया ना, ये आपका हो गया क्या, व्यंजन संधि। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और एग्ज़ाम रिलेटेड ही मिलेगी, कुछ भी फालतू नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना कौन सा है। अकर्मक का अर्थ अ मतलब नहीं है, कर्म, कर्म मतलब कर्म जिसमें नहीं है, वो वाला सेंटेंस आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे कि चालक गाड़ी चलाता है, इसमें देखिए गाड़ी क्या है, कर्म है, ये तो नहीं हुआ अकर्मक। ये कौन सा क्रिया हो गया, सकर्मक, जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक कहते हैं। ठीक है,
इसमें देखिए माँ स्वेटर बुनती है, इसमें भी कर्म आ गया स्वेटर, ये भी नहीं होगा आकर्मक क्रिया। इसमें देखिए रामू खाना बना रहा है, तो खाना क्या है, भोजन, कर्म है, तो ये भी आपका आकर्मक क्रिया नहीं हुआ। यहाँ देखिए कर्म है, श्याम हंसता है, यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, आकर्मक क्रिया। तो जहाँ कर्म नहीं होगा वैसा सेंटेंस अकर्मक क्रिया कहलाएगा, जहाँ कर्म होगा उसको हम सकर्मक कहेंगे। ठीक है, ये सभी बताया जा चुका है, लेकिन आप चूँकि नए हैं तो आपके लिए ये भी बताना पड़ता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में बोला गया आपका शिवालय में कौन सा समास है, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, शिव का आलय, मतलब क्या, शिव का घर, आलय मतलब घर होता है, या शिव का आलय। यहाँ पे का आया है, तो का किस में आता है, कारक का चिन्ह का पहचान है का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अधिकरण में पर संबोधन है अरजी, तो संबंध का आया, तो संबंध काके की होता है पहचान, तो यहाँ का आया तो तत्पुरुष में जाएगा। नेक्स्ट, जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहते हैं, सही उत्तर आपका अपठित, ऑप्शन ए, जो पढ़ा ना गया हो उसे हम अपठित कहते हैं। ठीक है, और जो पढ़ा ना जा सके उसको हम अपठनीय कहते हैं। ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं, जो पढ़ा जा सके, ठीक है, पढ़ा जा सके को क्या बोलते हैं, पठनीय। ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो वो पठित, जो पढ़ा गया हो उसे क्या कहेंगे, पठित। बातों पे ध्यान देंगे, जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, अपठित, जो पढ़ा गया हो क्या बोलेंगे, पठित। ठीक है, नेक्स्ट, आस्तिक तो आप समझ रहे हैं, जो भगवान में विश्वास करता हो, और नास्तिक होता है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। जटिल तो सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका अनामिका के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सुप्त का विलोम शब्द क्या है, तो सुप्त का अर्थ क्या होता है, सोया हुआ, तो विलोम क्या हो जाएगा, जागने वाला, जो कि ऑप्शन बी में अर्थ दे रहा है, जागृत। नेक्स्ट, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या है, देखिए अभी तुरंत बता रहे थे तद्भव, अर्थात भ्रमर का क्या बताना है, हिंदी रूप, तद्भव जैसे बोले थे हिंदी रूप, भ्रमर को हिंदी में क्या कहते हैं, भौड़ा, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला गया, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो आपको हम सघोष और अघोष भी कई बार बता चुके हैं, आपको हम थोड़ा सा और यहाँ समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है अघोष सघोष से जो भी सवाल बनेगा आपको हम सारा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बारीकी से देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिए इसमें से जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, दो टाइप से पूछा जाता है, कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि अघोष वर्ण कौन सा है, या अल्पप्राण वर्ण कौन है, या महाप्राण कौन सा वर्ण है, ये पूछ लिया जाएगा। या आपसे ये कभी कभी पूछा जाता है कि आप अंतस्था व्यंजन में किसको रखते हैं, तो आपको याद रखना है कि अंतस्था व्यंजन में 4 तरह का व्यंजन आता है, यो रो लो वो, इसको हम सघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। इसी तरह से उष्म व्यंजन में कौन कौन सा आता है, तालम से मूर्धन्य दंश अघोष वर्ण है, अल्पप्राण महाप्राण है। ह किस में आता है, उष्म व्यंजन में आता है, सघोष है और महाप्राण है। ठीक है, ये तो आप इन चारों को नीचे से देख लिए, अब इनको देख लीजिए आप। देखिए पहला लेटर क ख ग घ का पहला और दूसरा, ये चीज़ सभी में यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, अघोष है। ठीक है, और इधर से इधर तीनों क्या है, आपका सघोष वर्ण है। ठीक है, अगर अल्पप्राण महाप्राण में तुलना करने के लिए कहे तो पहला लेटर अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण,
फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर। ये आपका सवाल था कि अघोष अल्पप्राण का उदाहरण कौन सा है। अघोष भी पूछा है और अल्पप्राण भी पूछा है। तो आपको पता है कि पहला वर्ड जो होता है अल्पप्राण होता है और पहला वर्ड को हम अघोष भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, च भी है, क भी है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन को नहीं देना था, एक ही ऑप्शन सही होना था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने गलती से एक तो मिस कर दिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। च और क दोनों अघोष वर्ण है और अल्पप्राण वर्ण है। ठीक है, तो आप अघोष और अल्पप्राण पूरा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आंसू कविता के कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर है आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद का एक दो और नाटक है जो कि काफ़ी प्रचलित है, वो आप लिख लेंगे। कामना, अजातशत्रु, ये दो नाटक है जो कि इसका काफ़ी प्रचलित है। अब ये सेक्शन समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे इंग्लिश सेक्शन की ओर। इसमें बोला गया आपका 21 से 23 नंबर सवाल में वन वर्ड पूछा गया है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। पहला सवाल है आपका वन हु एक्सेप्ट्स प्लेजर्स एंड पेन इक्वली, जो कि सुख और दुख में समान रूप से रहता है। प्लेजर माने आनंद, पेन मतलब दुख, इक्वली माने बराबर। जो सुख और दुख में समान रूप से रहता है उसको क्या कहते हैं। तो चारों का पहले आपको हम अर्थ समझा देते हैं, उसके बाद आंसर आप ढूंढ लेंगे। देखिए, थेस्पियन, थेस्पियन का अर्थ होता है नाटकीय, नाटक से संबंधित। ठीक है, और सेडिस्ट का अर्थ होता है आपका परपीड़नवादी, परपीड़नवादी। ठीक है, परपीड़नवादी का अर्थ होता है जो दूसरों को कष्ट देखकर खुश होता है, या दूसरों को कष्ट देकर खुश होता है, या दूसरों का कष्ट देखकर खुश होता है, दोनों में एक खुशी है सेडिस्ट। ठीक है, अस्टोइक, अस्टोइक का अर्थ होता है विरक्ति, शुद्ध हिंदी वर्ड होता है विरक्ति। ठीक है, इस विरक्ति का अर्थ है कि ना वो सुख से बेचैन होता है ना तो दुख से, वो हर समय इक्वल रहता है। ठीक है, न सुख से वो परेशान है ना तो दुख से परेशान है। कभी भी आप उसको नहीं देखेंगे कि ओवरवेलमिंग होगा, मतलब सुख में भी वो उसी टाइप से रहेगा जितना कि दुख में रहेगा। तो इसको हम कहेंगे क्या, अस्टोइक। तो यहाँ से आपका सही उत्तर मिल गया ऑप्शन सी। ह्यूमैनिटेरियन, ये तो आप समझ रहे हैं, मानवतावादी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ए सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर, एक ही लेखक के द्वारा लिखी गई 3 कृति को क्या कहेंगे, या 3 कृतियों से संबंधित क्या होता है। तो आप पहले चारों का हिंदी जानेंगे। देखिए, पहला है आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का अर्थ होता है आपका सांस स्थिति। ट्रायोलॉजी का अर्थ होता है आपका उपन्यास त्रयी, मतलब जिस उपन्यास में 3 कृतियों का वर्णन हो, उपन्यास त्रयी। ठीक है, तो इस अनुसार से आपका यही उत्तर मिल गया जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। इसमें पूछा गया है सी में ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी का अर्थ होता है हेयर विज्ञान, हेयर मतलब बाल उगाने वाली परंपरा या बाल से संबंधित जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी, उसे बोलते हैं ट्राइकोलॉजी, जो कि ऑप्शन सी है। इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है अर्थ आपका पारिस्थितिक विज्ञान, जिसका आंसर मिल गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज, मतलब मसालेदार, रसदार। जूस का अर्थ होता है क्या, मोटा, जैसे आप चिकन वगैरह खाते हैं तो रसदार, मसालेदार, वही चीज़ बोला गया है, तो उसको क्या कहेंगे। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए,
तो इसका अर्थ होता है सकुलेंट का अर्थ होता है रसदार, ठीक है। ट्रांसलूसेंट का अर्थ क्या होता है? पारभासी, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश एंट्री करता है, पारभासी, ठीक है। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है क्या? पारदर्शी, ई पार से ऊपर दिख जाएगा, जैसे ग्लास, शीशा। तो ग्लास को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट, अर्थात इस पार से उस पार दिख जाता है, तो उसको हम कहेंगे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। और एक होता है ओपेक, OPAQUE, ओपेक, अपारदर्शी, मतलब इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं आर पार, ठीक है। अब यहाँ समझ लेते हैं डिससॉल्वेंट। डिससॉल्वेंट का अर्थ होता है विलायक, जो अपने आप में घुला ले, ठीक है। डिसीडेंट, डिसीडेंट का अर्थ होता है संशय, असंतुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 24 से 26 नंबर सवाल में अपोजिट मीनिंग देना है। पहला है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का अर्थ होता है डर, भय, शंका, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका अपोजिट? कॉन्फिडेंट हो जाएगा, विश्वासी, उसको आश्वस्त है कि डर नहीं लगता है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है। तो इसका सही उत्तर मिल गया आपका ऑप्शन ए। बाकी सब ऑप्शन जान लेते हैं। इसमें है आपका इनकंसिडरेट। कंसिडरेट का अर्थ होता है आपका, इन छोड़ के अभी आपको हम हिंदी बता रहे हैं। कंसिडरेट का अर्थ होता है आपका समझ, ठीक है, समझदारी। और इन लग गया, क्या हो गया? ना समझ। नेक्स्ट, होपफुल। देखिए होपफुल क्या है? होप माने आशा, होपफुल का अर्थ क्या होगा? आशावादी। इन अटेंटिव का अर्थ क्या होगा? अटेंटिव का अर्थ क्या होगा? सावधान। IN लग गया, क्या हो गया? असावधान। इन अटेंटिव मतलब असावधान। नेक्स्ट, एक्विट। एक्विट का अर्थ क्या होता है? दोष मुक्त करना या छोड़ देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंडेम, निंदा करना। यहाँ पे दोष मुक्त कर दिया अर्थात छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ नहीं रहा है, उसको निंदित कर रहा है। तो यहाँ हो गया सही उत्तर आपका ऑप्शन डी। माइल्ड का अर्थ क्या होता है? कोमल। क्या अर्थ होता है? कोमल। डिस्पेयर का अर्थ क्या होता है? निराश। क्या अर्थ होता है? निराश। स्मार्ट तो समझ ही रहे हैं, देखने में ठीक ठाक बढ़िया। नेक्स्ट, वैलिडेट। वैलिडेट का अर्थ क्या होता है? वैधानिक, जो लीगल हो, ठीक है, वैधानिक। तो इसका आपको अपोजिट देना है, तो कौन सा हो जाएगा? डिसअप्रूव, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डिसअप्रूव, असत्य सिद्ध करना, गलत सिद्ध करना। प्रूव होता है ना, साबित करना, डिस लग गया तो गलत साबित कर दिया। ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का अर्थ क्या होगा? प्रमाणिक। इनजेन्युइन, पहले जेन्युइन समझ आइए। जेन्युइन का अर्थ क्या होता है? शुद्ध, सच्चा, असली। इन लग गया तो अशुद्ध, नकली। लीगलाइज। लीगलाइज का अर्थ होता है वैध ठहराना या वैध बनाना। तो इसका जो सही उत्तर मिला आपका ऑप्शन ए मिल गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 27 से 29 में फ्रेज दिया गया है। फ्रेज का अर्थ समझ के एक ऑप्शन चुनना है। द लायंस हेड, क्या होगा? सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा। तो इसका सही मीनिंग कौन सा दे रहा है? द लार्जेस्ट पोर्शन। पोर्शन का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ऑन पर्पोज। ऑन पर्पस का अर्थ होता है सोच समझ कर, ठीक है। तो इसका सही मीनिंग कौन देगा? डेलिबरेटली, जानबूझकर। इसका सेम मीनिंग हो गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। इसमें बोला गया विथ नो रीजन, तो आप समझ रहे हैं केयरफुल्ली, सतर्कतापूर्वक, एमलेसली, बिना उद्देश्य का या बिना लक्ष्य का, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तभी हम कंटेंट बढ़िया ला पाएंगे और आपको डिजिटली रूप में बढ़िया से बता पाएंगे। क्योंकि जब हम टच पेन से लिखते हैं तो ये टच पेन काम नहीं करता है, ठीक है, तो जिसके कारण आपको देखने में असुविधा होती होगी।
इसीलिए मैथ का भी वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि असुविधा होती है। तो आप जितना जल्दी आप हमें सब्सक्राइब करके आप हमें प्रमोट करेंगे, उतना जल्द हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला के आपको हर चीज़ का जानकारी देंगे। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। इसमें बोला गया स्पिल द बीन्स, इसका अर्थ होता है रहस्य उजागर करना। ठीक है, तो इसका कौन सा मीनिंग दे रहा है? सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट 30 से 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपका फिलर है, फिलर को समझना है, सेंटेंस समझ के फिलर भरना है। लीला सेड द न्यू रेस्टोरेंट वाज नथिंग टू राइट अबाउट, शी थॉट इट वाज। लीला कह रही थी या कही, क्या कही, कि नया रेस्टोरेंट जो है लिखने के लिए कुछ नहीं था। वह सोच रही थी क्या ये जस्ट एन एवरेज होगा, रियली टेरिबल तो होगा ना, एक्सलेंट तो होगा ना, स्प्लेंडेड अर्थात भव्य तो होगा नहीं, मतलब नॉर्मल था। जब उसके पास कुछ व्यवस्था नहीं था लिखने उखने का, तो उसने क्या सोची कि जस्ट एन एवरेज, जहाँ पे कुछ होता नहीं है, जिसका कि आपको लगता है कि इसके पास कुछ है नहीं व्यवस्था, तो आप क्या करना, जस्ट एन एवरेज, बस उसी सेंस में यहाँ पे बोला गया है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। इसमें बोला गया आपका द साउंड इफेक्ट्स ब्लैंक बाय द रिकॉर्डिंग डॉट्स। यहाँ देखिए बाय है, तो बाय है तो पैसिव वॉइस में बाय लगता है। तो यहाँ तो आप समझ गए कि जो भी वर्ब फॉर्म आएगा V3 आएगा, सभी में आपका V3 दिया गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन पहले कैंसिल आउट हो गया। अब जो भी यहाँ पे आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, क्योंकि वॉइस जब भी बनता है तो इज आर एम या हैज बीन, हैव बीन, ये सब के साथ आता है। तो बीन तो सिर्फ आएगा ना, अगर ये होना आता है आंसर तो इसके साथ हैज या हैव का प्रयोग होता है। ये भी फेल हो गया। ये तो डायरेक्ट V2 दिया है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन एक ही बच गया, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट द गेस्ट वेयर अमेज्ड, मेहमान लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। एट द स्प्रेड ऑफ फूड, भोजन के विशाल लंगर को देखकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, लेविस। लेविस का अर्थ होता है प्रचुर या विशाल मात्रा में। लक्की तो होगा नहीं, लोनली अकेला, लाइट प्रकाश, लक्की समझ में भाग्यशाली। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन टू नाइट एज द स्काईज, ऐसा दिखता है यस कि वर्षा हो सकती है आज रात को, क्योंकि आकाश जो है क्या है, आकाश क्या है, ओवरजॉयड है, आनंदित है। ओवरड्यू, ओवरड्यू का अर्थ होता है ठीक समय पर पैसा ना देना, क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा। ओवरसाइज, ओवरसाइज मतलब आकार से बड़ा है, नहीं। ओवरकास्ट, बादल छाए हुए हैं। ओवरकास्ट का अर्थ क्या होता है, बादल छाना। तो इसका सही अर्थ क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया आंसर। नेक्स्ट इसमें बोला गया है आपका तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ओन। स्केलिंग का अर्थ होता है चढ़ाई। तुकाराम ने कहा कि माउंटेन के शिखर पर अर्थात पर्वत के शिखर पर चढ़ाई जो है अपने आप में क्या है, चेक है, जांच करता है। बर्डन, बोझ है। कंटेस्ट, प्रतियोगिता है। चैलेंजेस का अर्थ होता है चुनौती, तो पहाड़ पर चढ़ाई करना एक चुनौती है, तो हाँ चुनौती है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें आपका बोला गया है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग देना है 35 से 37 नंबर तक में। थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना, विकसित होना, तो इसका सेम मीनिंग कौन सा हो जाएगा, प्रॉस्पर, समृद्ध। फोस्टर का अर्थ होता है लालन पालन, ठीक है। प्रमोट आप समझ रहे हैं, प्रोन्नति, मतलब आप क्लास 1 में हैं, अगर आप अच्छा पढ़ने लिखने में तो क्या कर दिया जाता है, प्रमोट, अगले क्लास में मतलब आपका उन्नति हो गया, एक क्लास आ गया, जिसको कहते हैं पदोन्नति। प्रोग्रेस समझ रहे हैं, उन्नति। नेक्स्ट ब्रिज, ब्रिज का अर्थ क्या था, उल्लंघन। इसका सही मीनिंग कौन सा दे रहा है, सही अर्थ दे रहा है आपका वायोलेशन। वायोलेशन का भी अर्थ होता है उल्लंघन, तो ऑप्शन सी सही होगा। सेटलमेंट, ये तो होगा ना, नियुक्ति करना या नियुक्त हो जाना या समझौता होना, मतलब सेटलमेंट कर दिए, मतलब उसका काम हो गया। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का अर्थ क्या होता है, धीरज बनाए रखना, संयम। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का क्या अर्थ होता है, विरोध, रिस्ट्रिक्ट, रोक देना।
इसका सही उत्तर मिल गया आपका ऑप्शन सी, ब्रिज का। नेक्स्ट, वैन, वैन का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, बेकार। तो इसका सही साइनोनिम्स कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, यूजलेस। बाकी सब हल्का। न्यूट्रियस का अर्थ होता है पौष्टिक, बेनिफिशियल, लाभदायक, यूजफुल जानिए रहे, उपयोगी। नेक्स्ट, 38 से 40 में बोला गया आपका मिस स्पेल्ट वर्ड देना है कि कौन सा मीनिंग आपका गलत है। तो इसमें जो आपका मीनिंग गलत है, अष्टबल गलत है। इसका मीनिंग होता है STUBBLE, ठीक है। एल पहले होगा, ई बाद में होगा। अष्टबल, अष्टबल का अर्थ होता है ठूंठ, खूंट नहीं बोलते हैं अष्टब। गाय का जब रस्सी से बांधा जाता है तो अष्टब में बांधा जाता है, अर्थात खूंट में। कड़ी दाढ़ी बोल सकते हैं, छोटी दाढ़ी बोल सकते हैं। बाकी देखिए, फॉलीबल, फॉलीबल का अर्थ क्या होता है? भूल करने वाला, गलती करने वाला। इडिबल, खाने योग। फेबुल, दंत कथा, पशु पक्षी वाला जो कहानी होते हैं उसको हम दंत कथा कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका 39 में कौन सा मीनिंग गलत है, आपको चुनना है। सजेशन ही आपका गलत है। SUGG होता है, SUGGESTION, ठीक है। सजेशन, सलाह। लीजिबल, लीजिबल का अर्थ आप जानते हैं, योग, ओपेक, अपारदर्शी। मीडियोकर, मीडियोकर का अर्थ होता है औसत दर्जा वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका मडल, मंबल, मल्टीपल, मड़मड़। देखिए, मडल ही आपका यहाँ पे गलत वर्ड है। मडल होता है इस तरह से, MUDDLE, मडल। मडल का अर्थ होता है आपका गड़बड़ी, छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। मंबल का अर्थ होता है आपका बुदबुदाना या फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। मड़मड़ का भी यही अर्थ है, बुदबुदाना या धीरे धीरे बोलना। मल्टीपल तो जान रहे हैं, एक से ज़्यादा। तो ये आपका इंग्लिश सेक्शन भी समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे जीके सेक्शन की ओर। में जो पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर आ जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कितना तारीख को? 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, अर्थात 9 तारीख से 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया, जिसके कारण जो है संविधान निर्माण की तिथि शुरुआत हुई। अर्थात अगर पूछा जाए आपसे संविधान निर्माण की तिथि कब से शुरू हुई, तो आपको बताना है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ये गलत बात है, वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? सही उत्तर है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑप्शन बी। कुछ और रेखाएं जैसे मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा जो है आपका भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा अगर पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर पूछा जाए आपसे 38वीं समांतर रेखा 38, 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, ठीक है। अगर 49वीं समांतर रेखा पूछा जाए 49 पैरेलल लाइन, तो सही उत्तर होगा आपका अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट,
इसमें बोला गया है उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन अध्यापन और बाद में दीनबंधु के नाम से फेमस हो गया। देखिए यहाँ सीधा बोला गया दीनबंधु के नाम से कौन प्रचलित था, तो सही उत्तर है आपका C.F. एंड्रूज, ऑप्शन ए। ये देखिए यहाँ दीनबंधु पूछा गया, इससे बंधु से संबंधित दो और व्यक्ति थे जिसका कि आपको हम बता देते हैं। एक था बंगबंधु। बंगबंधु के नाम से जो प्रचलित व्यक्ति थे उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बंगबंधु किसको कहा गया, शेख मुजीबुर रहमान। टच पेन काम नहीं करता इसलिए हम डिस्प्ले पे नहीं लिख पाते हैं, तो आप सुनकर ही लिख लें कॉपी में। ठीक है, और एक है देशबंधु। देशबंधु के नाम से प्रचलित है आपका चित्तरंजन दास। 3 तरह का बंधु हो गया, दीनबंधु हो गया आपका C.F. एंड्रूज, बंगबंधु हो गया मुजीबुर रहमान और देशबंधु हो गया आपका चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, इसमें बोला गया विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताया जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया, तो सही उत्तर है आपका कृष्णदेव राय। इसका जो शासन काल था 1509 से लेकर 1529 तक। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी, ऑप्शन डी। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। नेक्स्ट, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, सही उत्तर है आपका बैरन द्वीप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया 48 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया, सही उत्तर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया, 1905 में किया। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। कौन है, आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, 1875 में हुआ। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के स्थापक हैं, सत्यशोधक समाज के स्थापक हैं। ठीक है, सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ, 1873 में। इसके जस्ट 2 साल बाद आर्य समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन है सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, बैंकिंग से संबंधित कुछ और फुल फॉर्म बता देते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला लिखेंगे IFSC। आप इसको तो बार बार देखेंगे कि आपको ज़रूरत पड़ता होगा IFSC कोड। तो IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फिनेंशियल FINANCIAL फिनेंशियल सिस्टम कोड। ATM का फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड AUTMATED ऑटोमेटेड टेलर TALLER टेलर मशीन MACHINE। TDS का फुल फॉर्म आपको बताना है TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स SOURCE। ठीक है, FD का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। पैन, जो आपके पास पैन कार्ड है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। बैंक में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि KYC कराइए, तो KYC का जो फुल फॉर्म होता है KYC नोज योर कस्टमर KNOWS नोज योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने, इसका हिंदी अर्थ हुआ। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे,
तो आपको याद रखना है कि आज़ादी के समय जो जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी। और अगर आपसे पूछे सबसे पहले गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया, तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू। गांव में सबसे पहले अधिवेशन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 51वां अधिवेशन जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में हुआ था, जिसका की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट, कौन से बिमस्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? पहले आप जान लीजिए कि जो बिमस्टेक में जो देश शामिल है वो चीन का बेल्ट एंड रोड क्या है? बेल्ट एंड रोड जो है आपका सिल्क रोड है। इस रोड के तहत अर्थात इस रोड वाली योजना के तहत यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सभी देशों को जोड़ना है रेल मार्गों से और सड़क मार्गों से। ठीक है, इसका शुरुआत चीन में किया गया था 2013 में। कौन किया था? चीन के राष्ट्रपति जिन जिनपिंग ने किया था। ठीक है, तो इसमें जो सदस्यता में वर्तमान में जो है भारत और भूटान भाग नहीं ले रहा है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है किस राज्य की सरकार ने उस शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका गोवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का वर्तमान वाला शपथ कौन सा है? कितने नंबर का है? तो 8वीं बार का है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कि न्यायिक क्षेत्र में सीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका सिविल प्रोड्यूसर कोड, ऑप्शन सी, जिसको कि आप हिंदी में बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि न्यायालय में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रिवेंशन का क्या अर्थ है? प्रिवेंशन का अर्थ होता है आपका निवारण, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछ ले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1988 में। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो सही उत्तर है आपका पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है आपका आयतन घट जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया है? तो सही उत्तर है आपका व्हिटकर ने, ऑप्शन ए। आइए, व्हिटकर ने जो है कब दिया था? 1969 में दिया था। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कीटोन ग्रुप का कौन सा यौगिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कीटोन का जो फॉर्मूला होता है RCR, यहाँ पे O, यहाँ पे एल्केन का एक रखा जाएगा कोई भी सदस्य, यहाँ पर भी। जैसे यहाँ पे हम अगर CH3 रख सकते हैं तो इधर भी हम CH3 रख सकते हैं। जो कार्बन की दृष्टि से उपयुक्त है उसको हम रख सकते हैं, और इस पर बैलेंस कर लेंगे कि कार्बन का 4 हाथ सब जगह पूर रहा है कि नहीं। तो उसमें से देखेंगे तो आपका ऑप्शन सिर्फ सी ही वैलिड हो पाएगा। इस अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा है? सही उत्तर है आपका क्लोरेला। क्लोरेला में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेक्शन में मैथ है, जिसका कि हम वीडियो अगले दिन अपलोड कर देंगे।
थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है टच पेन का, लेकिन जिस दिन सही से काम करेगा, ऐसे तो काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपको मैथ भी बता देने का। अभी हम स्किप कर देते हैं। अब शुरू होता है कंप्यूटर सेक्शन का सवाल। इसमें पूछा गया ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रे-1। ठीक है, क्रे-1 जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर था, जिसको कि विकास किया था अमेरिका की एक कंपनी थी, क्रे रिसर्च नामक कंपनी। क्रे रिसर्च नामक कंपनी थी, उसने ही पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था 1976 ईस्वी में। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है परम 8000। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? CDAC। परम 8000 को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? CDAC। इसको कब बनाया गया? 1991 में। 1991 में पहला भारत का सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अब इसमें जानेंगे सुपर कंप्यूटर बनाने का जनक किसे कहा जाता है? सेमुर को। किसको कहा जाता है? सेमुर को। सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसे जाता है? सेमुर। सेमुर को। अगर इसका पूरा नाम जाने, सेमुर क्रे। इसका पूरा नाम है आपका सेमुर क्रे। ये हुआ अमेरिकन कंपनी का व्यक्ति हो गया। अब अगर पूछा जाए भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसे जाता है, तब आपको बताना है विजय पांडुकर। विजय पांडुकर। तो भारत में अगर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो विजय पांडुकर। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? सही उत्तर है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन ए सही है। अगर आपसे पूछ ले OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगर OMR का पूछ लिया जाए, OMR शीट आप यूज करते होंगे या एग्ज़ाम में देखे होंगे, जिस पर आप आंसर भरते हैं। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बग कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही है। तो पहला बग जो है कब खोजा गया था? 9 सितंबर को खोजा गया था 1947 को। पहला बग कब खोजा गया था? 9 सितंबर 1947 को। यदि आपके सिस्टम में या मोबाइल में बग आ जाता है, तो मोबाइल या सिस्टम आपका जो है सही तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जिस उपाय को हम अपनाते हैं उसे हम कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं? डीबगिंग। और जैसे अगर आपके सिस्टम में बग आ गया है, तो आपके पास एक ही उपाय बचता है कि आप मोबाइल को फॉर्मेट मारें, उससे आपका बग जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप फॉर्मेट नहीं मारते हैं, तो दूसरा उपाय है कि आपके पास यदि कोई अपडेट आता है सिस्टम का या मोबाइल का, तो आप अपडेट कर दें, तब आपका मोबाइल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ ले इस सवाल में कि पहला बग जो खोजा गया था उसका नाम क्या था? जो पहला बग था उसका नाम क्या था? तो ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर, GRACE, ग्रेस हॉपर, HOPPER, ग्रेस हॉपर, ये पहला बग का नाम है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका एडर। इसका प्रयोग नहीं करते हैं।
सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, एक निब्बल में कितना बिट होता है। एक निब्बल में NIBBL, एक निब्बल में कितना बिट होता है, तो 4 बिट होता है। अगर पूछ ले एक बाइट में कितना बिट होता है, तो 8 बिट होता है। ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानिए, 1024 बाइट में कितना किलो बाइट होता है, 1 किलो बाइट होता है। 1 KB लिख दिया अर्थात किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट में 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। OS, DOS और आपका Windows 7, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और C++ क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम C++ नहीं है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपसे किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो सही उत्तर है आपका हार्डवेयर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। सही उत्तर है आपका जॉन ब्लैंकन बेकर, ऑप्शन सी सही है। इसका जो आविष्कार हुआ था सबसे पहली बार 1970 में हुआ था। सबसे छोटा कंप्यूटर जो घरेलू कार्य के लिए डिजाइन किया गया था 1970 में आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कौन सा मिलान वाला है गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1024 एट्टाबाइट बराबर 1 योट्टाबाइट। ठीक है, ये आपका गलत है। 1024 जेट्टाबाइट ZB जेट्टाबाइट बराबर 1 YB अर्थात 1 योट्टाबाइट होता है। 1024 जेट्टाबाइट में 1 योट्टाबाइट होता है। यहाँ 1024 एट्टाबाइट दिया था, इस वजह से ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो सही उत्तर है आपका 3rd पीढ़ी, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रोसेसर है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें जो है प्रोसेसर भी कई प्रकार का होता है, जैसे सिंगल कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो जो जितना गुण में रहेगा, जैसे सिंगल हो गया तो कम क्षमता वाला होगा, ऑक्टा कोर हो गया तो ज़्यादा क्षमता वाला है। ठीक है, इसमें पूछा गया आपका स्पैम क्या है। अगर आप पिछली वीडियो के कंप्यूटर सेक्शन देखे होंगे तो यहाँ पर आप आराम से उत्तर ढूंढ पाएंगे। स्पैम क्या है, एक अवांछित मेल है। उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया रीस्टार्ट का तात्पर्य क्या है। तो सही उत्तर है कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करना, लेकिन उसको चालू करना। तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ सिर्फ दिया है कि पुनः चालू करना, पूरी तरह से बंद नहीं करना, यही सही है। पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना, रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है जब आप PC बूट
अप करते हैं तो क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। ठीक है, बूटिंग दो तरह से किया जाता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि पहले कंप्यूटर बंद है, अगर हम उसको चालू कर रहे हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, मतलब बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और एक होता है वार्म बूटिंग, इसमें क्या है कि चालू कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करने की क्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। समझ गए? अभी हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड होता है तो आप शुरुआत से लेकर आप पूरे वीडियो को देखें, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चाहे हम प्यून के लिए सेट अपलोड करें चाहे कलर के लिए, सभी आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ जो प्यून का पोस्ट भरे हैं उसके लिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। बाकी वो सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। मैं तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।